सो हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी कम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो हमने फर्स्ट 9th क्लास में हमने दो चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए थे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? चैप्टर 1 का नाम क्या था हमारा? चैप्टर 1 का नाम था हमारा मैटर्स इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, चैप्टर 2 था हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो आज हम चैप्टर थर्ड डिस्कस करेंगे। कौन सा चैप्टर? थर्ड, जो कि 9th क्लास का आपका कौन सा? एटम्स एंड मोलिक्यूल। एटम्स एंड मोलिक्यूल, ये आपका 9th क्लास का चैप्टर थर्ड है, एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। एटम्स एंड मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमने चैप्टर एटम्स एंड मोलिक्यूल्स पहले होते क्या है? ठीक है, एटम्स जो होता है वो आपकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, नॉट ए स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। ठीक है, मैटर्स के अंदर हमने पढ़े थे, तो मैटर्स के अंदर आपकी सबसे स्मॉल जो क्वांटिटी होती है वो आपकी एटम्स होती है। ठीक है, हम इसको स्मॉलेस्ट क्वांटिटी क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि एटम्स से भी कुछ क्वांटिटी और छोटी होती है, जो कि हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, जिसको हम एटम्स के अंदर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वो एटम से भी छोटी क्वांटिटी होती है, एटम्स के अंदर पाई जाती है, तो इसका मतलब कि वो एटम से छोटी क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो एटम हमारी एक स्मॉल क्वांटिटी होती है, नॉट ए स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी होती है मैटर्स के अंदर। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि एटम्स को कंबाइन करने के बाद जो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? दो एटम्स को कंबाइन करने के बाद जो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, मैं इस चौक के ऊपर देखो, इसके आपके हजारों लाखों आपके पास है यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो पढ़ने से पहले देखो मैं आपको थोड़ा बहुत आपका तो चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर टू के बारे में आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाना चाहता हूँ। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, उसमें हमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हम फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। किसमें? फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने सॉलिड और लिक्विड और गैस के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्या हमारा सॉलिड होता है, क्या हमारा लिक्विड होता है, क्या हमारा गैस होता है, कैसे हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया था, कैसे हमारा लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया था, कैसे सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया था। ये कन्वर्जन फैक्टर में हमने डिस्कस किया था। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में डिस्कस किया था। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में हमने क्या किया था? डिस्कस किया था। हमने जो चैप्टर फर्स्ट था वो टोटली फिजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर क्या था? बेस्ड था। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर सेकंड था, जो कि नेम था क्या नेम था उसका? इज मैटर अराउंड अस प्योर। वो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? कंपाउंड और मिक्सर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सर क्या होते हैं, वो सब हमने क्या किया था उसमें डिस्कस किया था कि कंपाउंड है, ठीक है, एटम्स और एलिमेंट्स को कंबाइन करने के बाद जो जिसकी फॉर्मेशन होती है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कंबाइन या फिर एटम और एलिमेंट को कंबाइन करने के बाद जिसकी फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? हम कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन एक वर्ड आपको ध्यान रखना था किसमें? कि इन ए फिक्स्ड रेशियो, एटम्स और एलिमेंट्स को अगर फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हो तो आपके पास एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। फिर एटम्स और एलिमेंट को अगर फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन नहीं करते हो तो सिंपली आपका क्या रहता है? वो मिक्सर रह जाता है। ठीक है, अगर फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन किया एटम्स और एलिमेंट्स को तो ही वो क्या बनेगा? आपका कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन नहीं किया तो वो आपका क्या रहेगा? सिंपली मिक्सर रहेगा। मिक्सर में हमने कई टाइप पढ़े थे, होमोजेनियस मिक्सर, हेटेरोजेनियस मिक्सर, ये सभी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था और फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने अब चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो अब उसी चैप्टर सेकंड में जो हमने फॉर्म किए थे उसी को थोड़ा सा और आगे हम आज इस चैप्टर 3 में आगे बढ़ाएंगे कि भाई हमने पढ़ा था कंपाउंड के बारे में। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने के बाद या एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करने के बाद हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। सिर्फ इतना ही पढ़ा था हमने कंपाउंड के बारे में, लेकिन हम थोड़ा सा और कंपाउंड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि एटम्स और एलिमेंट्स को कंबाइन करने के बाद, ठीक है, तो कुछ लॉज दिए गए कि एटम्स को जो हमने वहां पे देखा था कि फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करता है। वो हमने चीज रट ली थी कि हमने भाई फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते तभी हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। लेकिन वो चीज हमें समझनी है कि फिक्स्ड रेशियो है क्या, मतलब क्या होता है फिक्स्ड रेशियो, कैसे फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन किया जाए तभी हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। वो उसके लिए आपको कुछ लॉज दिए गए हैं, वो हमें लॉ पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एटम्स की अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या सिंपल एक डेफिनेशन होती है कि एटम्स की है लिखो क्या? द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, स्मॉलेस्ट नहीं लिखो, क्या लिखोगे? द स्मॉल क्वांटिटी इन ए मैटर
मैटर के अंदर जो स्मॉल क्वांटिटी होती है, नॉट ए स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, ठीक है, द मैटर द स्मॉल क्वांटिटी इन ए मैटर आर कॉल्ड एटम, ठीक है, उसको क्या बोलोगे आप, एटम्स बोलोगे, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स किसको बोलोगे भाई, जो आपके पास एटम्स आए उस एटम्स को, कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स को क्या बोलेगे आप, मॉलिक्यूल्स बोलेगे। कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम आप मोल कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे इसी यूनिट में आएगा आपका मोल कॉन्सेप्ट। जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब इसको एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई जो कंपाउंड है, जो कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होती है उसको जो फिक्स्ड रेशो में कंबाइन किया जाता है, किसी भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स को फिक्स्ड रेशो में कंबाइन किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ लॉज दिए गए थे, ठीक है। तो भाई सभी साइंटिस्टों ने अपने ओपिनियन दिए, सभी साइंटिस्टों ने अपने विचार रखे थे, अपने लॉ दिए भाई कैसे आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करोगे तभी आपके पास कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, तभी आपके पास कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। तो वो लॉ क्या थे, पहला लॉ क्या था आपका, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये लॉ क्या था, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये आपका एक मेन लॉ था। इसके अंदर आपके दो इस लॉ के केमिकल कॉम्बिनेशन के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नाम से अंडरस्टूड है कंबाइन करना किसी चीज को, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जब हम कंबाइन करते हैं हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। वही बात लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ने बताई थी कि ये क्या कहते थे, इट states that the chemical combinations of atoms of elements are formed as compound। उसी को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बोला जाता है। इसी लॉ के आपके पास दो टाइप्स थे, केमिकल कॉम्बिनेशंस are given by two law। दो लॉ इसने केमिकल कॉम्बिनेशन से दिए थे। सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकंड लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दो लॉ उसने दिए थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब तो क्या होता है भाई, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि एटम्स के जो जितने भी एलिमेंट्स उसको कंबाइन करने के बाद जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है उसी को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, नाम से अंडरस्टूड है, ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को कंबाइन करने के बाद कंपाउंड की फॉर्मेशन तो होती है, उसी को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। यही केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ ने स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये उसके दो उसने लॉ दिए थे, कौन कौन से, एक तो लॉ दिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और एक लॉ दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, ठीक है भाई। इस साथ के साथ आपको राइट करना है, ठीक है, लिखना है इसको अपने फेयर नोटबुक में, ठीक है। तो पहला लॉ कौन सा था भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हेडिंग डालो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ क्या था अपना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये जो साइंटिस्ट थे एंटोन लेवोइजर ने दिया था, कब, 1774 में।
ये लॉ कब दिया था? एंटोन लेविजर ने दिया था 1774 में। ये 4 है भाई, 1774 में ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और ये एंटोन लेविजर ने दिया था, और इस एंटोन लेविजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री माना जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। कई बार पूछ लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री का फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन आता है? एंटोन लेविजर ने। ठीक है, एंटोन लेविजर, ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है? ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की उसने स्टेटमेंट क्या दी थी? स्टेटमेंट उसने ये दी थी कि लिखो भाई द टोटल, पहले स्टेटमेंट लिखो फिर उसके बाद समझाऊंगा। द टोटल मास ऑफ reactant, the total mass of reactant are equal to the total mass of product in a chemical reaction, ठीक है, आपका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है, वो आपका केमिकल रिएक्शंस में इक्वल होने चाहिए। अब सोच रहे हो कि भाई ये रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, अभी एक न्यूमेरिकल से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लो कि भाई ये क्या होते हैं, उसके बाद रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसने 2 स्टेटमेंट दी थी, एक स्टेटमेंट और है, इसी की स्टेटमेंट और क्या है, उसी की स्टेटमेंट क्या है कि द मास, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, द मास कैन neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, ना तो मास को पैदा किया जा सकता है और ना ही मास को नष्ट किया जाता है केमिकल रिएक्शन में। किसने कहा था ये बात? किसने कहा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये बात कही थी एंटोन लेविजर, इसके साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये लॉ दिया था। किसने? एंटोन लेविजर ने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहता क्या है? द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, या फिर द मास इज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिखो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शंस, और द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन लेते हैं हम, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट दैट विल फॉर्म बेरियम क्लोराइड प्लस का सोडियम सल्फेट दैट विल फॉर्म, मतलब तीर का निशान, दैट विल फॉर्म। अब ये जो प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होगी, बेरियम क्लोराइड प्लस का सोडियम सल्फेट दैट विल फॉर्म ऑफ बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब देखो इस एग्जांपल से क्या समझ रहे हो? बेरियम क्लोराइड प्लस का सोडियम सल्फेट दैट विल फॉर्म ऑफ, ये एक तीर का निशान, दैट विल फॉर्म ऑफ बेरियम सल्फेट प्लस का सोडियम क्लोराइड। अब देखो इसमें बेरियम के साथ क्या है? क्लोराइड है, इसमें सोडियम के साथ क्या है? सल्फेट है। इसमें क्या है? बेरियम के साथ सल्फेट है और इसमें सोडियम के साथ क्लोराइड है। मतलब क्या है? इसका जो क्लोराइड है वो सोडियम के साथ अटैच हो गया बाद में। देखो पहले आपको मैं बता देता हूं कि ये जो आपके जो एरो का जो निशान है, एरो से जो पहले होता है, इसको क्या बोला जाता है? आपका रिएक्टेंट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट। और एरो के बाद जो फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है,
एरो से पहले, एरो से लेफ्ट साइड में जो भी आपका क्वांटिटी है वो आपकी रिएक्टेंट बोली जाएगी। एरो के बाद में जो भी आपकी फॉर्मेशंस होती है, जो एरो के जो बाद में जो राइट साइड में जो क्वांटिटी होती है उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या है आपका क्लोराइड है। ठीक है, तो क्लोराइड है वो प्रोडक्ट में क्या होगा, सोडियम के साथ चेंज हो गया, और सल्फेट है वो इसके साथ आ गया, किसके साथ, बेरियम के साथ। तो क्या हुआ, क्लोराइड है वो किसके साथ आ गया, सोडियम के साथ आ गया, और इसमें जो सल्फेट है वो किसके साथ आ गया, बेरियम के साथ आ गया। मतलब कि क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। ठीक है, कुछ हमने आगे हमने बाहर से कुछ ऐड किया नहीं, कुछ इसका लॉस हुआ नहीं, ना तो इसका कुछ लॉस हुआ, ना हमने कुछ इसके बाहर ऐड किया। तो मास क्या रहेगा, ओवरऑल मास क्या रहेगा, इसका सेम ही रहेगा। मतलब इसका जो रिएक्टेंट का मास है और प्रोडक्ट का मास भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा, ना तो हमने इससे कुछ बाहर से ऐड किया, ना इससे कुछ लॉस हुआ। लॉस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो क्लोराइड है वो इसके साथ ऐड हो गया, और इसका सल्फेट है वो इसके साथ ऐड हो गया। तो हमने हमने कुछ ऐड किया, ठीक है, और ना ही हमने ना ही इसका कुछ लॉस हुआ। तो मतलब कि मास है वो रिमेन्स अनचेंज, मास क्या रहेगा, रिमेन्स सेम। इसका मास क्या रहेगा, इसका सेम रहेगा। तो इसी की क्वांटिटी को क्या कहते हैं, इसी लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसी को क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोला जाता है। ठीक है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोला जाता है। ये इसका किसका एग्जांपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जांपल है। ठीक है, अभी एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हम समझेंगे कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के कैसे इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि दो स्टेटमेंट दी थी ना उसने, दो स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट ये थी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, वो हमने अभी नहीं देखा है। हमने क्या देखा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही इसको क्या किया जा सकता है, ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो वो हमने देख लिया। अभी एक एग्जाम्पल से और देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या हुआ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, इन ए रिएक्शन 4 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट और 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द प्रोडक्ट वाज ए मिक्सचर ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। इज दिस डेटा एग्रीमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये डेटा आपका कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम इन्हें सोल्व कैसे करना है, देखो सोल्व कैसे करें, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे है, पहले आपकी रिएक्शन देखो, सोडियम कार्बोनेट लिखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, सोडियम कार्बोनेट लिख दिया भाई, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, प्लस सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट किससे कर रहा है, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दिया यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद क्या रहता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद क्या रहेगा, एरो का निशान। द प्रोडक्ट वाज ए मिक्सचर ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे लिख दिया हमने क्या, एरो के बाद क्या लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहां पे लिखोगे सोडियम क्लोराइड। अभी पूछ रहा है ये डेटा आपका कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं। सोडियम कार्बोनेट कितना दे रखा, 4 ग्राम, यहाँ पे क्या लिखा होगा, 4 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना दे रखा है, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक, 10 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कितने दे रखे, 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, 11.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ये 11.5 ग्राम। हमें क्या करना है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यदि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है, तभी वो किसको फॉलो करेगा, कंजर्वेशन मास को फॉलो करेगा। रिएक्टेंट कौन सा है, एरो से पहले वाला। रिएक्टेंट में 4 ग्राम प्लस का 10 ग्राम, 4 प्लस 10 ग्राम, ये क्या है, पूरा रिएक्टेंट। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, प्रोडक्ट में क्या है आपका, प्रोडक्ट में क्या है, 2.5 ग्राम प्लस 11.5 ग्राम, टोटल करके देखो कितना, 14 ग्राम इज इक्वल्स टू 2.5 ग्राम प्लस 11.5 ग्राम, ये क्या है, 14 ग्राम। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों ही क्या आ गए आपके, इक्वल आ गए। मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों ही क्या आ गए, इक्वल आ गए। मतलब कि क्या कर रहा है ये, मतलब कि क्या कर रहा है, कंजर्वेशन मास को क्या कर रहा है आपका, फॉलो कर रहा है। ठीक है, कैसे आएगा क्वेश्चन, ऐसे आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे पूछेगा आपसे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू सो मच।
इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।